जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी एमपीटेड वर्ग 3 के लिए क्लासेस, जिसमें आज हम आपको हमारा हिंदी का में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और हमारा टॉपिक रहेगा आज समास, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड भी बोला जाता है। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने आपके लिए हिंदी में क्लासेस, आज की जो हमारी क्लास है वो 10th नंबर की क्लास है। तो इससे पहले हमने 9 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको पूरा व्याकरण, संधि और व्याकरण से संबंधित जैसे वाक्य, शब्द वगैरह की क्लासेस ली हैं और कंप्लीट हमने थ्योरिकल आपको पढ़ाया है। तो आप ज़रूर उन 9 क्लासों को भी वॉच कीजिए। और ये जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास, ये एक अब नया टॉपिक है। तो आज से अगर हमसे कोई भी मैम सर या स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उनके लिए ये नया टॉपिक रहेगा, और तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज हमारी जो समास है उसकी पहली क्लास है, तो आप बहुत अच्छे से आज इसको लीजिएगा, जिससे कि आपका जो आने वाला नवंबर में एग्ज़ाम है तो वो आपका बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, आप इसके नोट्स भी बनाएंगे हमारे साथ साथ, क्योंकि हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको देते हैं, तो आप अपने नोट्स में उनको नोट डाउन करते चलें। और इसके अलावा हमारी पीडीएफ भी हम आपको देते हैं। तो आपको पीडीएफ चाहिए रहे तो हमारी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से हमारा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होने के बाद हम इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। चलिए, तो आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आप एक बार जल्दी से क्लास को सभी शेयर कर दें, लाइक करें। और अभी हमसे अगर कोई भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए आप हमारी क्लास को सबसे पहले तो शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, चाहे फिर आपके कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है वहाँ पर हमारी क्लासेस को शेयर ज़रूर करें। और कोई अगर मैम सर वगैरह हमसे न्यू जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा जो क्लासेस रोज़ डलती हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और इसके जो हिंदी है, इसके अलावा हमारी जो ईवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं, जो भी एमपीटेड वर्ग 3 के लिए ही। और आप सभी का हमारी हिंदी की क्लास हो या फिर ईवीएस की क्लास हो, उन सभी के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हम उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी क्लासेस को बहुत प्यार देते हैं। तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारी क्लासेस को वॉच करते रहिएगा। और हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे, ताकि आप अच्छे से पेपर करके आएँ और आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। ठीक है, चलिए अब हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक कर दे और क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा नया टॉपिक है समास। अब हम पढ़ते हैं समास। सबसे पहले आज क्योंकि नया टॉपिक है तो सबसे पहले हम इसके परिचय को देखेंगे कि समास होता क्या है, समास किसको बोलते हैं, समास विग्रह क्या है, समास संधि, ये समास संधि में अंतर क्या है, ये सभी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। समास के प्रकार क्या हैं और उसके भी अंदर जो भी और जो समास के जैसे तत्पुरुष समास है ना, ये सब रहते हैं, तो उसके अंदर भी जो उनके प्रकार होंगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अपने नोट करते हैं जिसमें नोट्स बुक में वो आप निकाल लीजिए और अपनी पेन अपने हाथ में रखिए, जो जो हम बताते जाएं आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने हमारी क्लास को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम परिचय में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हमने स्लाइड में आपको दे रखा है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ओरल कि समास क्या है ना, समास में क्या
के मतलब संधि और समास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं समास। समास एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो समास के बारे में कुछ फैक्ट्स हम पहले थोड़े से आपको नोट डाउन करा देते हैं ताकि आपको ईजी पड़े समझना। ठीक है, देखिए समास से हम सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं कि समास एक क्या है, संस्कृत का शब्द है। किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है। समास किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है ना, संस्कृत भाषा का शब्द है समास। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं तो समास में क्या है, तो जैसे संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि इसमें समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है ना, दो या अधिक शब्दों का मेल। ठीक है, दो या अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब समास का अगर हम और देखें तो समास से संबंधित तो समास क्या होता है, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, मतलब संक्षिप्त रूप होता है किसी भी वाक्य का संक्षिप्त रूप। ठीक है, किसी भी बड़े सी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसका क्या है, संक्षिप्त रूप है ना। तो ये कैसा है, संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, तो संस्कृत समास क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है और ये क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और संक्षिप्त रूप होता है। किसी भी वाक्य का कैसा होता है, संक्षिप्त रूप होता है। अच्छा, समास की प्रक्रिया से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं ना। इससे जो भी मतलब कि ये जो समास के द्वारा जो बना शब्द होता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, देखिए समास की प्रक्रिया से जो भी शब्द बनता है तो इसको क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। क्या बोला जाता है, समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसके थोड़ा सा देखा कि समास क्या होता है और अच्छा, ये जो मतलब समास होता है, एक बड़ा सा शब्द दिया जाएगा और उसको आप छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण में आपको बता दें, इसका उदाहरण, जैसे उदाहरण में हम आपको बताएं तो समास संक्षिप्त रूप कैसे होता है। तो जैसे एक मैंने लिखा, घोड़े पर सवार, इतना मैंने बोला घोड़े पर सवार। अब मैं ना इसको इतना सारा ना बोलकर सिर्फ एक सेंटेंस में क्या बोल सकती हूँ, एक शब्द में क्या बोल सकती हूँ, तो घुड़सवार, है ना, घुड़सवार। तो इसको ही हम क्या कह रहे हैं, समास कह रहे हैं। तो समास क्या होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है ना। तो हमने क्या देखा, संस्कृत भाषा का शब्द है समास, दो या अधिक शब्दों के मेल से बनता है समास और संक्षिप्त रूप मतलब कि कोई बड़ा वाक्य है उसका संक्षिप्त रूप होता है। समस्त पद मतलब कि इसकी प्रक्रिया के द्वारा जो भी शब्द बनेंगे उन्हें समस्त पद कहा जाएगा। और उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने घोड़े पर सवार इतना सारा बोलने की अपेक्षा मैंने घुड़सवार बोल दिया तो उसका भी वही मतलब होगा। ठीक है, ये तो हमने हमारी तरफ से देख लिया है कि समास क्या होता है। अब हमने आपको स्लाइड भी दी है तो आप स्लाइड के अनुसार भी देख लीजिए। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जो हमने लिखा था अभी है कि ये कैसा होता है, संक्षिप्त रूप होता है। तो वही संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है, मतलब समास का शाब्दिक अर्थ ही उसके समास का मतलब ही होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटे में लिखना। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि ये शब्दों को संक्षिप्त करके कोई व्याकरणीय प्रक्रिया है, मतलब कि शब्दों को संक्षिप्त करने की ये समास क्या है, जो शब्द बहुत सारे जो शब्द दिए हैं उनको संक्षिप्त करने की एक व्याकरणीय प्रक्रिया। व्याकरणीय मतलब कि व्याकरण के अकॉर्डिंग ही अनुसार ही हम उसको छोटा करेंगे। हमारे मन से हम आगे पीछे शब्द लिख के नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, व्याकरण के हिसाब से ही किया जाता है किसमें, समास में। तो ये क्या होता है, शब्दों का संक्षिप्त करने की एक व्याकरणीय प्रक्रिया होती है।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं समास की परिभाषा क्या है। अगर समास की परिभाषा आपसे पूछा जाए तो क्या हो सकती है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से किसी एक नए और जो सार्थक शब्द की रचना की जाती है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि दो या दो से अधिक, मतलब दो शब्द हो या फिर दो से अधिक शब्दों का संयोग हो, मेल हो, और उससे किसी एक नया शब्द बने, और नया शब्द भी कौन सा? सार्थक, जिसका कोई मतलब निकलता हो, सार्थक शब्द बनता है, तो उसी शब्द को, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब जैसे कि समास के द्वारा कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। मतलब हम शब्द कैसे लिखते हैं? कम लिखते हैं, लेकिन उसके अर्थ कैसे? बहुत बड़ा अर्थ आप निकाल सकते हैं। तो मतलब कम से कम शब्दों से अधिक क्या कर रहा है? अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। किसमें? समास में। समास के सहयोग से प्रमुख शब्द रह जाते हैं। मतलब कि जो समास के संयोग से क्या होता है, कुछ प्रमुख शब्द जो रहते हैं मेन, वही आपको लिखने होते हैं, और जो उसमें और भी सहायक शब्द जो होते हैं तो वो सारे क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। वो है ना, ये सारे जो सहायक शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और जो मुख्य शब्द होता है सिर्फ वही लिखकर बता दिया जाता है ना, जिससे कि एक नवीन शब्द का भी क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देख लिया? हमने आपको ये शॉर्ट में बता दिए शब्द क्या। अगर आपको 5 वर्ड लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, संक्षिप्त रूप होता है। इसके द्वारा जो प्रक्रिया द्वारा शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और जैसे कि एक उदाहरण, ठीक है, अब उसमें अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। और अगर हमें शाब्दिक अर्थ को थोड़ा सा अच्छे से बताना है तो हम बोल सकते हैं ये शब्दों को संक्षिप्त करने की एक क्या होती है? व्याकरणीय प्रक्रिया होती है। वहीं पर फिर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा में हमने क्या देखा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से एक नया शब्द बने और वो शब्द कैसा हो? सार्थक शब्द हो, तो उसकी रचना की जाए तो इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और समास क्या करता है? कम से कम शब्दों को लिखकर अधिक से अधिक जो है उसका अर्थ व्यक्त करने की कोशिश करता है। फिर समास के संयोग में क्या होता है? प्रमुख शब्द ही लिखे जाते हैं, बाकी उसके जो सहायक शब्द होते हैं वो सारे क्या कर दिए जाते हैं? लोप हो जाते हैं, या उसको क्या किया जाता है? विलुप्त कर दिए, मतलब कि यहाँ से विलुप्त कर दिया जाता है, मतलब उसको लिखा नहीं जाता है। और ये जो मुख्य शब्द लिखते हैं उसी से एक हमें क्या हो जाता है? नवीन शब्द की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। अब देखिए समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि समास में सबसे पहले तो हम उदाहरण देखते हैं कुछ। इसमें जैसे समास के उदाहरण क्या है? जैसे कि लिखा देश के लिए भक्ति। क्या है? देश के लिए भक्ति। अब देखिए देश के लिए भक्ति कितना है? इसमें कितने शब्द आ रहे हैं? हमारे पास 4 शब्द आ रहे हैं, लेकिन उसी को उन्होंने क्या कर दिया? एक शब्द में बताया है। कैसे? इसमें देशभक्ति, सिर्फ मेन शब्द क्या लिया है? देशभक्ति लिया। अब देखिए इसमें जो हमारे पास के लिए था, ये क्या था? के लिए था, ये सहायक शब्द था, तो इनको लिखना मतलब कि इनको क्या कर दिया? विलुप्त कर दिए, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, सिर्फ देशभक्ति है ना। तो देशभक्ति क्या होती है? देश के लिए भक्ति। अब हम इसका अर्थ बड़ा सा निकाल सकते हैं, क्या? देश के लिए भक्ति देशभक्ति कहलाती है ना। अब जैसे कि एक शब्द हमारे पास क्या है? गिरधर है। क्या है? गिरिधर है। अब देखिए एक शब्द है गिरिधर, लेकिन उसका अर्थ देखिए, गिरि मतलब पर्वत होता है। गिरि मीन्स क्या होता है? तो गिरि मीन्स होता है पर्वत। अब गिरिधर मीन्स क्या होगा? कि गिरि को धारण करने वाला,
जो गिरी को धरा, मतलब पर्वत जिसने उठाया था, कौन ने? श्री कृष्ण भगवान ने उठाया था। तो गिरी मतलब गिरिधर मीन्स क्या होगा? गिरी को, ये पर्वत को धारण करने वाला। तो अब देखिए ये एक शब्द था, लेकिन इसका मीनिंग आपने कितना बड़ा, अर्थ कितना बड़ा निकाला है ना। गिरिधर मीन्स क्या होगा? गिरी को धारण करने वाला। अब वहीं पर अगर हम एक और देखें, जैसे कि कर्मवीर है, तो कर्मवीर क्या है? जो कर्म से कैसा हो? वीर हो। ये कैसा हो? कर्म से वीर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवीर। तो इसमें जो यहाँ पर शेष शब्द जो है ये क्या कर दिया गया है? विलुप्त हो गया है ना। ये शेष शब्द क्या होगा? यहाँ से विलुप्त कर दिया गया है। अगर हम और भी उदाहरण इनके देखें, तो जैसे कि लिखा है यज्ञशाला, जैसे यज्ञशाला, तो यज्ञशाला को अगर हम, यज्ञशाला एक शब्द है, लेकिन अगर इसका अर्थ निकालें तो कितना क्या निकलेगा? यज्ञ के लिए शाला। अच्छा, इसमें जो भी शब्द उपयोग किए जाते हैं, इसमें जो भी शब्द उपयोग किए जाते हैं वही इसमें अर्थ में भी वही शब्द का उपयोग किया जाता है। हम हमारे मन से यज्ञ के लिए कोई आले ऐसा नहीं लिख सकते। जो इसमें यज्ञ और शाला उपयोग किया तो वहाँ पर भी यज्ञ और शाला ही उपयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके जैसे कि और भी हैं, जैसे ये अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है? तो अगला अगर हम कोई भी उदाहरण देखें, कोई जैसे कि राजपुत्र, ये राजपुत्र, तो इसको हम अगर लिखें तो इसको बड़ा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? राजा का पुत्र। तो इसमें जो का शब्द था ये क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो आप ऐसे ही बड़े शब्दों को जब छोटा करके लिखते हैं तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब समास के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब बड़े वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है। चलिए अब हम हमारी आगे का देखते हैं। आगे है समास के पद। अब देखिए समास में कितने पद होते हैं? तो समास के 2 पद होते हैं। कितने होते हैं? समास के 2 प्रमुख पद होते हैं। इन्हें समझना बहुत आसान। जैसे कि देखिए 2 पद हैं, एक होता है पूर्व पद और एक कौन सा होता है? उत्तर पद। 2 पद होते हैं ना समास में। कितने पद होते हैं? एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। अब जैसे कि पूर्व पद क्या होगा? तो समास के पहले शब्द, ये शब्दांश को पूर्व शब्द, मतलब समास में जो पहला शब्द है उसे क्या बोलेंगे? पूर्व पद बोलेंगे। वहीं पर अगर समास का दूसरा पद है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोला जाता है। तो समास के पहले शब्द को हम पूर्व पद बोलेंगे और समास के दूसरे शब्द को हम क्या बोलेंगे? उत्तर शब्द बोला जाता, उत्तर पद बोला जाता है। ठीक है। देखिए तो समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक कौन सा है? तो एक होता है पूर्व पद और एक होता है कौन सा? उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद कौन सा होगा? जो कि पहला शब्द होगा, और उत्तर पद कौन सा होगा? जो फिर दूसरा या फिर अन्य शब्द, मतलब जो होगा वो क्या है? उत्तर पद कहलाता है। अब जैसे कि इसके उदाहरण अच्छा, इसमें और भी जैसे कि अब तीसरे प्रकार का सहायक पद होता है ना। पहला प्रमुख पद कौन सा रहेगा? पूर्व। दूसरा प्रमुख पद कौन सा रहेगा? उत्तर पद। फिर इसके अलावा भी और पद होते हैं तो जो क्या कहलाते हैं? सहायक पद कहलाते हैं। पर उनका अधिक महत्व ना होने के कारण उन्हें सूची में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हम उनको क्या कर देते हैं? उनका लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते हैं। जब समास का शॉर्ट फॉर्म हम लिखें, मतलब समास में लिखते हैं, समास के रूप में लिखते हैं, तो तब वो सहायक शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसलिए हम सहायक पदों को अधिक महत्व नहीं देते। इसलिए हम ना सिर्फ 2 पद को ही काउंट करते हैं, एक पूर्व पद और एक कौन सा होता है? उत्तर पद होता है। अब जैसे कि इन्हें आसानी से समझने के लिए हम उपयुक्त उदाहरण, जैसे कि पुनः, अब देखिए
अब जैसे हम लिखते हैं, जैसे ये लिखा है देशभक्ति, तो क्या होगा है देश के लिए भक्ति। अब देखो ये जो देश है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये पूर्व पद है। हमारा देश जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और जबकि ये जो भक्ति लिखा है ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पद, मतलब दूसरा पद है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पद। अब बाकी जो ये के लिए जो लिखा है ना, यहाँ पर ये क्या लिखा है के लिए, तो इनका तो क्या होगा, इसमें लोप हो गया, तो इसलिए ये काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए सहायक पद के लिए कोई भी, मतलब कि के लिए क्या हो जाएगा, एक सहायक पद की तरह कार्य करेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक और हम लिख देते हैं, जैसे कि ये लिखा, एक उदाहरण लिखते हैं हम इधर, जैसे एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे और भी हैं इसमें बताएंगे, ठीक है। अब जैसे कि लिखा है स्वर्ग प्राप्त, या फिर कोई भी जैसे कि लिखा है जेब कतरा, जेब कतरा, ठीक है, ये लिखा जेब कतरा। अब इसको हम अगर पूरा डिटेल में लिखें तो क्या लिखेंगे हम, जेब कतरा को, जेब को कतरने वाला, हम काटने वाला नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कतरना ही लिखा है, तो वो समास का मतलब ही होता है सेम, उसको उन्हीं शब्दों में लिख देना बस बड़ा करके। हम हमारी तरफ से अपना शब्द नहीं जोड़ सकते कि कतरना हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम काटना लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। जो इसमें लिखा है वही हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है जैसे ये लिखा जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारे पास जेब है ये क्या कहलाएगी, पूर्व पद है ये, ठीक है। जेब क्या है, पूर्व पद है। और जो कतरने वाला है ये पूरा कतरने वाला है ना, ये कोई काम कर रहा है, तो ये जो कतरने वाला है वो क्या है हमारे पास, उत्तर पद है, कि ये क्या है, उत्तर पद है। बाकी बचा ये जो है, ये को एक क्या है, तो सहायक पद है, ये क्या है, सहायक पद है। आई होप आपको समझ आया होगा इस उदाहरण से कि इसमें क्या होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, और बाकी जो बचे हुए रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहायक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, जैसे एक उदाहरण हम आपको यहाँ लिख के बताते हैं, फिर आप बताइएगा इसमें आपके लिए है कि इसमें क्या पूर्व पद है, क्या उत्तर पद है, और क्या इसमें सहायक पद है, ठीक है। ये आपके लिए उदाहरण, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बताइएगा, ठीक है। गगन, हमने लिखा गगन चुंबी, गगन चुंबी। अब देखना इसको हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा, इसको कैसे करके लिखेंगे, तो गगन को चूमने वाला, ठीक है। अब बताइएगा इसमें कौन जो पूर्व पद है और कौन सा क्या है, उत्तर पद है, तो बताइएगा, ठीक है। आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में इसका लिख के बताइएगा, ठीक है। आपको आता है तो हम बता देते हैं आपको, ये क्या है हमारा पूर्व पद है, ठीक है। और चूमने वाला जो है ये क्या है हमारा उत्तर पद है, और ये जो को है, ये जो को है ये क्या है, सहायक पद है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें दो मेन पद होते हैं, एक होता है कौन सा, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है मेन, और इसमें बाकी जो बचे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहायक पद कहा जाता है, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, सहायक पद कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं
कि अब इसमें सामासिक शब्द होते हैं ना, इसमें क्या होता है, सामासिक शब्द होते हैं। अब उनको मतलब किसको हम सामासिक शब्द कहते हैं, तो देखिए, जब समास के नियमों के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से एक स्वतंत्र शब्द प्रकट होता है। क्या बोला इन्होंने कि समास जब बनता है तो जब हम समास के नियमों के अनुसार क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का योग होगा, संयोग होगा, फिर उससे एक शब्द बनेगा, स्वतंत्र शब्द बनेगा। तो इस स्वतंत्र शब्द को ही हम क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। और इसी सामासिक शब्द को ही समस्त पद भी कहा जाता है। इसी सामासिक शब्द को क्या कहा जाता है, समस्त पद भी कहा जाता है। अब जैसे कि सामासिक शब्द बनने के बाद विभक्तियों के चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, सामासिक शब्द जब बनेगा तो क्या होगा, विभक्तियों के जो चिन्ह रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे विभक्ति नहीं लगती है कोई भी कारक चिन्ह वगैरह, तो ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाते हैं और क्या बन जाता है, एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरण में देखेंगे हम, तो यहाँ पर जैसे कि वही देशभक्ति है, तो अब देखिए देशभक्ति का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। अब इस शब्द समूह में बने स्वतंत्र शब्द कौन सा है, हमारा देशभक्ति है। और बाकी ये जो ये मतलब देशभक्ति क्या है, हमारा सामासिक शब्द है। बाकी के लिए ये जो है ये हमारे क्या थे, तो ये हमारी विभक्तियाँ हैं जो कि क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाती हैं, है ना। अब जैसे कि हम एक और उदाहरण आपके लिए लिख के दे दें, जैसे ये लिखा है रसोई घर, ये लिखा है रसोई घर। अब रसोई घर को अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। अब ये रसोई के लिए घर है, तो इसमें क्या होगा, तो अब जैसे कि ये जो रसोई घर है ये क्या, ये यहाँ पर क्या है, तो ये रसोई घर जो है यही क्या है, सामासिक शब्द है। ये क्या है, सामासिक शब्द है। इसमें बाकी जो विभक्तियाँ हैं और जो कारक चिन्ह हैं वो सारे क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं। बस मेन जो शब्द बना है रसोई घर, वही क्या कहलाएगा, सामासिक शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि सामासिक शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सहयोग से बने स्वतंत्र शब्द को ही सामासिक शब्द कहा जाता है। और ये जो सामासिक शब्द होते हैं इन्हीं को समस्त पद भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, विभक्तियाँ के जो चिन्ह जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या आता है, समास विग्रह। देखिए सामासिक जो समास, अब देखना आपने जब इतने जैसे कि रसोई, ये जो रसोई घर लिखा है, इस बड़े को आपने क्या कर दिया, इस छोटे में चेंज कर दिया, है ना। तो मतलब बड़े से जब छोटा बनाया तो अब मतलब कि ये जो रसोई घर है इसको भी तोड़ना भी होता होगा, टूटता भी होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। क्या बोला जाता है, समास विग्रह। जैसे कि कोई भी सामासिक शब्द है, सामासिक शब्द, अब समास मतलब कि समास विग्रह को देखिए, जैसे कि सामासिक विग्रह, समास विग्रह क्या होता है कि जिस तरह शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके सामासिक शब्द की रचना होती है, ठीक उसी प्रकार इसके मतलब विपरीत क्या होगा, जो सामासिक शब्द है उसको पृथक कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, समास विग्रह बन जाता है। क्योंकि वो फिर क्या हो जाता है, अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। तो क्या क्या है कि जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ये लिखा था, 1 सेकेंड, देखिए इसमें हमने क्या लिखा, जैसे कि समासिक शब्द कैसे बने थे, 1 मिनट, समासिक शब्द क्या था, इसको जोड़ के लिखना था, है ना। जैसे कि ये लिखा है
जैसे ये लिखा है, शब्द है जैसे रहा, राह के लिए खर्च। ठीक है, अब इसको समासिक शब्द कैसे बनाया था, तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट रहा खर्च। ठीक है, अब ये तो समासिक शब्द क्या हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है ना, इसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सामासिक शब्द हो गया। ये कौन सा शब्द हो गया, ये सामासिक शब्द हो गया था। ये हमने क्या बनाया था, सामासिक शब्द बनाया था, सामासिक शब्द बनाया था। अब देखिए, अब विग्रह किसको बोलेंगे, तो वो विग्रह किसको बोलने को बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया रहा खर्च, और अब ये रहा खर्च से हमने इसको क्या कर दिया, इसके मूल रूप में ले आए, क्या, रहा, राह के लिए खर्च, मतलब हमने इसमें विभक्ति वगैरह सबका प्रयोग कर लिया। तो अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये जो बना है, अब ये क्या कहला रहा है, ये समास विग्रह है। ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया है, मतलब समास को तोड़ दिया गया। तो ये जो मतलब कि टूटे हुए को अगर आपने, मतलब बहुत लंबा वाक्य है, उसको अगर आपने शॉर्ट में लिख दिया, तो ये क्या कहलाने लगा, ये सामासिक शब्द बन गया। और वही अगर सामासिक शब्द है और उसको अगर आप क्या करते हो, तोड़कर क्या कर रहे हो, तो बड़ा बना रहे हैं, तोड़कर आप क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाने लगेगा, तो ये हमारा समास विग्रह कहलाने लगेगा। तो इस जो ये जो लिखा है इसमें यही है कि जिस तरह, अब हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है, जिस तरह शब्दों के समूह को संक्षिप्त रूप में लिख के सामासिक शब्द बनाते हैं, वो ठीक उसी तरीके से हम उस सामासिक शब्द को जब क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं और उसके मूल रूप में ले आते हैं, तो उसको हम क्या कहने लगते हैं कि ये समास विग्रह हो गया है ना। तो ये समास विग्रह है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण है, तो उदाहरण में हम देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि ये लिखा है जल अभिषेक, उदाहरण में क्या है, जल अभिषेक। अब ये जैसे कि जल अभिषेक, ये कौन सा शब्द है, तो ये शब्द हमारा है सामासिक शब्द है। ये क्या है, सामासिक शब्द था। अब देखिए जल अभिषेक को इन्होंने क्या लिख दिया है, तो जल अभिषेक को इन्होंने जल के लिए अभिषेक क्या कर दिया इन्होंने, जल के लिए अभिषेक। तो ये क्या हो गया, समास विग्रह। उसको आपने तोड़ के बड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गया, समास विग्रह कहलाता है ना। ये समास विग्रह कर दिया, इसको मूल रूप में ले आए। फिर जैसे कि वहीं पर लिखा है, ये लिखा है कुंभकार। ये क्या है, कुंभकार। तो ये कौन सा है, सामासिक शब्द है। और कुंभ को बनाने, कुंभ, अब जैसे हम नहीं लिख सकते घड़े को बनाने वाला, अगर उसमें कुंभकार लिखा है तो कुंभ को ही लिखेंगे हम, तो कुंभ को बनाने वाला। तो ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। किसका, कुंभकार का समास विग्रह क्या हो गया, कुंभ को बनाने वाला। वहीं पर आ जाता है जैसे कि विधानसभा। ठीक है, जैसे ये आ गया विधानसभा। अब ये जो विधान के लिए सभा, विधान मतलब कि कानून बनाने के लिए है ना, तो विधान के लिए एक सभा, ये क्या है, इसका समास विग्रह है। ये क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि समास विग्रह क्या होता है और समास सामासिक शब्द क्या होते हैं। तो देखिए अभी आज हमने ये जो पढ़ा है,
एक बार हम रिपीट करते हैं कि हमने क्या लिखा कि समास क्या होते हैं। तो समास, जैसे कि समास के बारे में देखें तो अगर समास एक क्या होता है, संस्कृत का शब्द होता है, और समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास बोलते हैं, और संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है इसको। और समास की प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद या फिर सामासिक शब्द भी कहा जाता है। अब जैसे कि फिर हमने देखा समास क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो ये शब्दों का क्या होता है, तो ये शब्दों के को संक्षिप्त करने का व्याकरणीय प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब समास की परिभाषा देखी फिर हमने कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के क्या होता है, संयोग होता है, और उससे एक क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा, और वो भी कौन सा, सार्थक शब्द बनेगा जिसका कोई मीन्स निकलता हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, समास कह देते हैं। और कम से कम मतलब कि अगर हम देखें तो कम से कम शब्दों से अधिक क्या बनाए, अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। अब जैसे कि समास में संयोग के इससे क्या होते हैं, प्रमुख शब्द रह जाता है, बाकी जो सहायक शब्द होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब कि वो हट जाते हैं, है ना, उनको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने उसके उदाहरण देखे। तो जैसे कि देश के लिए भक्ति एक पूरा वाक्य था जिसको हमने सिर्फ क्या लिख दिया, देशभक्ति। तो देशभक्ति एक सामासिक शब्द हो गया, बाकी के लिए जो क्या हो गया था, इसमें से लोप हो गया, के लिए का क्या हो गया, लोप हो गया। वहीं फिर हमने देखा कि ये लिखा है गिरी को धारण करने वाला, तो उसको अगर हम संक्षिप्त में लिखेंगे तो उसको हम गिरिधर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कर्म से वीर तो कर्मवीर, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो ये सब क्या है, इसके समास के उदाहरण थे। फिर हमने देखा समास के पद, तो समास में दो पद होते हैं। ठीक है, समास के कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं मेन, है ना, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, अच्छा, पूर्व पद जो रहता है वो क्या कहलाता है, पहले शब्द को हम पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे शब्द या दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं, और बाकी जो बचते हैं तीसरे सहायक शब्द, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम उनको सहायक शब्द या सहायक पद कह देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे लिखा है गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला, तो गगन जो है इसका पूर्व पद हो जाएगा, चूमने वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पद, और को क्या है इसमें सहायक पद है। ठीक है, इसमें को क्या है, हमारे पास सहायक पद है। फिर वहीं पर जैसे लिखा है जेब कतरा, तो जेब कतरा में जेब जो है जेब को कतरने वाला, तो जेब क्या है, पूर्व पद है, को क्या है इसमें सहायक पद है, और कतरने वाला क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, फिर हमने सामासिक शब्द देखे, तो सामासिक शब्द में किन्हें कहते हैं सामासिक शब्द, तो सामासिक शब्द जो हैं ऐसे शब्द मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से मिलकर बनते हैं, एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है, उसी एक स्वतंत्र शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं। इसे ही हम समस्त शब्द भी बोल देते हैं, और क्योंकि सामासिक शब्द में कोई भी विभक्तियाँ और चिन्ह नहीं होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, लुप्त होते हैं। फिर हमने देखा था जैसे लिखा देशभक्ति, है ना, अब जैसे देश के लिए भक्ति, तो ये जो के लिए है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, बाकी देशभक्ति लिख जाता है ना। अब फिर हमने देखा कि जैसे कि समास विग्रह क्या होते हैं, तो जैसे ही समास विग्रह क्या होगा, जैसे सामासिक शब्द आपने किसी बहुत जैसे कि एक वाक्य को लिखा था, फिर उसको संक्षिप्त रूप में लिखा था, अब वो संक्षिप्त रूप में जो लिखा था वो क्या हो गया था, सामासिक शब्द हो गया था, लेकिन अब वही सामासिक शब्द को जब आप तोड़ के और बड़े और उसके मूल रूप में वापस ले आते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, समास विग्रह कहलाने लगता है। जैसे हमने देखा जल अभिषेक एक सामासिक शब्द था, लेकिन उसको आपने उसके मूल रूप में लेके आए तो उसको लिखा जल के लिए अभिषेक, तो वो क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, समास विग्रह होता है। आज की जो हमारी क्लास थी वो सामान्य परिचय पे थी, जो कि समास के सामान्य परिचय पे थी।
है ना। आज हमने समाज का क्या सीखा, सामान्य परिचय देखा कि समाज क्या होते हैं, समाज विग्रह क्या होता है, सामासिक शब्द क्या होते हैं, उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, तो ये हमने आज देख लिया। अब अगली हम क्लास में हमें ना समाज के प्रकार देखेंगे, समाज के क्या देखेंगे अगली क्लास में हमारी, समाज के भेद, ठीक है, भेद और जैसे कि प्रकार वगैरह अगली क्लास में देखेंगे। और ये थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है तो कुछ दिनों तक चलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार आते हैं और उनमें से भी आपको उदाहरण में दिए जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। तो आज की हम क्लास में सिर्फ परिचय ही देंगे ताकि आपके पास ज़्यादा बर्डन ना हो, और आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और फिर इसके बाद हम समाज के प्रकार देखेंगे, और इन सब की जो PDF चाहिए रहेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा हम इस टॉपिक की आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हमारी PDF ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू हमारे चैनल से न्यू स्टूडेंट या मैम सर आप जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो हमारी डेली क्लासेस आती हैं उनका नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके। और अभी तक अगर आपने हमारे जो क्लास है उसको लाइक नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ आपने पूरा पढ़ा है तो आप लाइक भी करके जाइए, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और क्योंकि आप एक शेयर करते हैं तो हमें अच्छा जो रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें और अगली जो क्लासेस रहती हैं उनको बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी आपका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए हमारी क्लास को। कल फिर हम आपको हिंदी का नया टॉपिक इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो समाज के प्रकार हैं वो वाला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।